ओम नमः शिवाय। उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक, 20 नंबर का प्रयोजना कार्य होगा। अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, तो यहाँ अनुक्रमांक लिख दे रहा हूं मैं 8 1 2 5। चलिए यहाँ पर भी ऐसे लिख दीजिए, तो 8 हो जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, फिर आपको 2 लिखा जाएगा और फिर 5 लिख दीजिए। शाला का नाम लिख दीजिए, तो शासकीय शाला, शासकीय शाला मोवा। चलिए संकुल का नाम लिख दीजिए, तो संकुल का नाम भी मोवा ही है। और विकास खंड क्या है? धरसीमा। और जिला क्या है? रायपुर है। ये आपको पहले पृष्ठ पे ये दिया होगा, इसको भर लेना है और अच्छे से भरेंगे, समझ के भरेंगे बच्चों इसको। और इसके बाद फिर निर्देश आपके लिए चालू हो जाएगा। निर्देश आप सही से पढ़ेंगे और भली बातें पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे। तो पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा बता रहा प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये सभी 1 नंबर के हैं। नंबर 3 अति लघु उत्तरीय, प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 8 से 12 लघु उत्तरीय सेकंड, प्रश्न क्रमांक 13 से 16 दीर्घ उत्तरीय फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 17 से 18 एवं दीर्घ उत्तरीय सेकंड, प्रश्न क्रमांक 19 से 20 है। नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय फर्स्ट क्रमांक एवं तथा दीर्घ उत्तरीय सेकंड, प्रश्न क्रमांक एवं में विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे बच्चों 17 है और एवं 18 है, यहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने, और यहाँ पर 19 है और ये 20 है, यानी प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 तथा दीर्घ उत्तरीय सेकंड, प्रश्न क्रमांक 19 एवं 20 में विकल्प दिए गए हैं, यानी अथवा प्रश्न दिए होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये आ गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 15 क्वेश्चन होंगे और 1-1 नंबर के हैं और 15 अंक का होगा ये। तो पहला प्रश्न चल रहा है बच्चों, सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहला है इसमें, निम्न में से 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा है? मंगल पे कोई नहीं है, शनि है बच्चों। तो इसका उत्तर यहाँ पर ब लिखेंगे और शनि को मनाओगे सदा सुख पाओगे, तो ये है शनि आपका, इसलिए शनि की पूजा हमेशा करनी चाहिए। नंबर 2 है, ये आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किसके बने होते हैं, यानी किस चीज से बनाए जाते हैं? तो बच्चों टेफ्लॉन से तो बनते नहीं है, मेलामाइन से बनते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही है, मेलामाइन प्लास्टिक से बनते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उत्तर पूरा लिखना है आपको, ब लिखेंगे और मेलामाइन लिखेंगे, मेलामाइन पूरा लिखना, प्लास्टिक। ये पूरा हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण क्या है? ओजोन परत तो है नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ये द वाला सही है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो यहाँ पे द लिखेंगे और ग्रीन हाउस गैसेस लिखेंगे, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें, बिंदी भी लगाएंगे आप। चलिए अगला चलता है चौथे नंबर, निम्न में से धातुओं का कौन सा गुण नहीं है? तो ये उच्च घनत्व धातुओं में होता है, विद्युत सुचालक होते हैं सुचालक। ये है भंगुरता, भंगुरता यानी टूटने वाली चीज। तो यहाँ स उत्तर लिखेंगे और क्या लिखना है इसका? भंगुरता। चलिए ये इसका उत्तर सही हो गया। चलो 5वें पे चलते हैं, निम्न में से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन सा है? तो जीवाणु है या प्रोटोजोआ है? तो बच्चों ये प्रोटोजोआ है, विषाणु भी नहीं है, कवक भी नहीं है। तो ये आपका ब उत्तर सही है। तो यहाँ ब लिखेंगे और क्या चीज है? प्रोटोजोआ। तो यहाँ लिख दीजिए प्रोटोजोआ। ये हो गया प्रोटोजोआ। अब आते हैं छठे में, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्च होता है? तो भीतर गहरा क्षेत्र बच्चों, भीतर तो होता ही नहीं, ठंडा ही रहता लगभग। नंबर वह है मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र, ये भी नहीं होता है।
स है बाहरी हल्का नीला क्षेत्र, यही सही है बच्चों इसमें। तो ये स ऑप्शन लिखना है यहाँ पे। और क्या लिखेंगे, बाहरी हल्का नीला क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, ये है मतलब अगला 7वां है। निम्न में से कोशिका के ऊर्जा केंद्र है, कौन कौन से हैं? सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, या फिर केंद्रक है, या माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी द आंसर इसका सही है, तो द लिखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इसके बाद 8वें पे चलते हैं। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि अ सही है इसका। पहले वाला ही सही है, तो अ लिख करके यहाँ की लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। चलिए 9वें पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं, तो मोबाइल तो करेंगे नहीं बेचारे, टेलीफोन भी नहीं हो पाएगा, तो रेडियो तरंगों से करते हैं। स वाला ऑप्शन सही है, तो यहां लिखेंगे स और यहां लिखेंगे रेडियो तरंगों का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 10वां है। सौर सेल में सौर ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो ज्वारीय ऊर्जा तो है नहीं, पवन ऊर्जा भी नहीं है, तापीय ऊर्जा भी नहीं है, ये है विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे उत्तर इसका लिखना है। उत्तर में क्या आएगा इसका, द आ जाएगा और विद्युत ऊर्जा लिखा जाएगा यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, खाली स्थान पे भरते हैं। यह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है 11 नंबर यहाँ आ रहा है। विद्युत अपघटन की क्रिया में होती है, तो कहाँ होती है, विद्युत सेल में होती है, तो यहाँ लिखेंगे आप विद्युत सेल, सेल के भीतर होती है ये। नंबर 12, मधुमक्खी पालन से प्राप्त किया जाता है, तो बच्चों शहद प्राप्त होगा, ये है शहद दिया हुआ, तो यहाँ शहद लिख दीजिए। नंबर 13 पे आ रहा है, कृषि मित्र को माना जाता है, तो बेचारे ये है केचुआ। केचुआ कंपनी बहुत फेमस है, कभी देखना इसके सामान लेकर के। केचुआ, केचुआ कंपनी बहुत फेमस है, कभी इसके सामान भी लेकर के देखना, ये मित्र की तरह ही काम करेगी। 14वां नंबर देखो, नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए है, कैसा है स्वास्थ्य के लिए बच्चों, ये हानिकारक है, तो यहाँ लिखेंगे हानिकारक। हानिकारक, ये बच्चों ऊपर दिया हुआ है हानिकारक, ये लिखा हुआ देखो 4थे नंबर पे। इसके बाद आ जाओ 15वां है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से रोग उत्पन्न होता है, तो बच्चों मलेरिया होता है ये। जब भी मच्छर काटे और मादा अगर है, तो मादा ही काटती है बच्चों, उतनी क्षमता जेंट्स में नहीं होती है। मलेरिया, मलेरिया फैला करके दम लेगी वो। चलिए अगले पे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे और 12 अंक का होगा। पहला प्रश्न है, नायलॉन रेशे से बनी कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखो, तो ये उत्तर है बच्चों। उत्तर में पहला नंबर आता है पैरासूट, दूसरा नंबर है रस्सी, नंबर 3 है मोजे और फिर है ब्रश। इसमें से कोई सा 2 लिख लीजिएगा और आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, शोर और सुस्वर ध्वनि में कोई 2 अंतर लिखिए, तो ये उत्तर है बच्चों। उत्तर शोर और सुस्वर का जो है कॉलम बना लीजिएगा। पहले में शोर में देखो क्या पहला नंबर, ऐसी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं। और सुस्वर में क्या है, नंबर 1 में यह है ऐसी ध्वनि जो कर्ण प्रिय हो उसे हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। शोर में आ जाओ नंबर 2, अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है, और यहाँ नंबर 2 क्या है, नियमित कंपन जो एक दूसरे में निश्चित संबंध रखते हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यही 2 कारण आपको लिखने हैं बच्चों। अगला नंबर आता है प्रश्न 4 आपका, विद्युत लेपन के कोई 2 उपयोग लिखिए, तो ये आपका उत्तर है बच्चों। नंबर 1, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातुओं की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं, जिसपे सोने का पानी चढ़ाना बोलते हैं या चांदी का पानी चढ़ाना बोलते हैं। नंबर 2, इस प्रक्रिया का उपयोग धातु
अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। अयस्क जो मिलता है यानी कि मिनरल्स जिसमें रहते हैं वो मिट्टी मिली रहती है, उससे जाकर इसको अलग कर लेते हैं। चलिए अगला है नंबर 5 प्रश्न, फसल के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? बिना सिंचाई के बच्चों कुछ नहीं होता है, फसल को पानी नहीं मिलेगा तो जिंदगी कैसे रहेगी? तो ये उत्तर लिखना है आपको। क्या है? सिंचाई से प्राप्त जल द्वारा पौधे खनिज लवणों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण तथा जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हरी सब्जियों और मिर्च को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। 2 अन्य सब्जियों के नाम जिनका परिरक्षण सुखाकर किया जाता हो बताइए। तो ये उत्तर है बच्चों। क्या है? 2 अन्य सब्जियों का नाम, मेथी, पुदीना, आलू आदि। चलिए इसमें से कोई सा 2 लिख लेना बच्चों। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 7, किशोरों के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक है? तो ये उत्तर है बच्चों। उत्तर क्या है? किशोरों की तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में हो, उसी को कहते हैं हम बैलेंस डाइट, या क्या है और दूसरा नाम इसका है संतुलित आहार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न। ये 5 नंबर के जो है 5 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के और 15 अंक का होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन लेने हैं, विटामिन ए व सी युक्त खाद्य पदार्थों के नाम एवं इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो विटामिन ए की बात कर लेते हैं। दूध, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जियों, टमाटर और गाजर में पाया जाता है। बच्चों गाजर हर एक जगह आ जाता है। विटामिन ए की बात करते हैं कि कमी से रतौंधी नामक रोग होता है बच्चों, और रात की ब्लाइंडनेस जो होती है, दिखता नहीं है बच्चों, रोग हो जाता है। विटामिन सी की बात कर लो, आंवला, संतरा, नींबू आदि फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से त्वचा यानी चमड़ी के रोग जैसे स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग हो जाता है बच्चों, इसमें चमड़ी खराब होने लगती है। चलिए अगला चलते हैं। 9वां प्रश्न है, कार्बन के अपरूपों के नाम लिखकर सभी के एक एक उपयोग लिखिए। तो ये उत्तर है बच्चों। क्या उत्तर है? कार्बन के अपरूप व उपयोग। तो पहला नंबर आता है हीरा। हीरा हर जगह सबको पता रहता है कितना महंगा और कितना कठोर होता है। कांच काटने के औजार बनाने में होता है। नंबर 2 ग्रेफाइट, ये पेंसिल के लेड बनाने में होता है, पेंसिल की नोक वगैरह बनाने में होता है। नंबर 3 काजल, स्याही और काला रंग बनाने में होता है। नंबर 4 आता है कोयला, ये बेचारा हमेशा ईंधन के रूप में ज्यादा प्रयोग होता है। नंबर है चारकोल, 1 नहीं कोल, 2 नहीं कोल, सारे मिलाकर चारकोल है। ये गंध के अवशोषण में काम आता है, यानी गंध को अवशोषित कर लेता है। चलिए आगे है, ये केले के छिलके पे पैर पड़ने से हम क्यों फिसल जाते हैं? बेचारा मरेगा ही मरेगा, घर्षण समाप्त हो गया। तो ये उत्तर हो गया इसका। चलने के लिए घर्षण आवश्यक है। जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो इससे पैरों और सतह के बीच घर्षण कम हो जाता है। यही कारण है कि जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं, अर्थात घर्षण समाप्त हो गया। घर्षण समाप्त। दूसरा परेशानी शुद्ध। यह है अगला 11वां प्रश्न, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये उत्तर है बच्चों। सोना, चांदी धातुओं का आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये वायु, जल, अम्ल और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ये धातुएं उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, जैसे आपके उत्कृष्ट विद्यालय। इनकी विशेषता यह है कि निष्क्रिय प्रकृति के कारण इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है, अर्थात ये लंबे समय तक चमकते रहते हैं। सोना चमकता ही रहता है हमेशा पीले कलर का, चांदी सफेद रंग के एकदम बिल्कुल ब्राइटनेस में चमकती रहती है लगातार, इसीलिए ये कौन से कहलाती हैं? ये निष्क्रिय प्रकृति के होने के कारण उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 12वां नंबर है ये हमारा, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? मरना निश्चित हो जाएगा। यानी ये उत्तर है आपका। यदि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो रोगाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी और रोग का संक्रमण हो जाएगा, जिससे बुखार, रोग के दूसरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी सब दिखने लगते हैं।
अगला प्रश्न आपका आ रहा है लघु उत्तरीय, सेकंड प्रश्न है। ये 4-4 नंबर के होंगे और 4 ही प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के 16 अंक होगा। प्रश्न नंबर 13 है ये, सूर्य से दूरी के क्रम में सौ परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। वैसे तो बच्चों ये चित्र भी बनाने के लिए कहते हैं, तो ये उत्तर है आपका। क्या है, सूर्य से दूरी क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रह निम्नलिखित है। नंबर 1 पे आता है बुध, नंबर 2 पे आता है शुक्र, नंबर 3 पे हमारी पृथ्वी आती है, नंबर 4 पे मंगल, नंबर 5 पे बृहस्पति, नंबर 6 पे शनि, शनि को मनाओगे सदा सुख पाओगे, नंबर 7 पे अरुण है, नंबर 8 पे वरुण है, और बेचारा नंबर 9 पे यम आता है। वो परिभाषा में ही नहीं आ पता, तो यम यम हो गया है, चला गया बेचारा यमराज के पास। अगला प्रश्न नंबर है ये 14वां, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर उनके नाम एवं अभिकारक एवं उत्पाद लिखिए। पहला है 2NH3 और एरो है N2+3H2। इसमें यह ऑक्सीजन अभिक्रिया, यानी ये ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं, ऑक्सीकरण है ये। इसका सही से कर लेना बच्चों, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 2NH3 जो है ये अभिकारक हो गया, N2 और 3H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गए, उत्पाद हो गए। ये लिखने के लिए बोला गया है। नंबर 2 में आता है Zn+2HCl और यारों के बाद ZnCl2+H2, यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, Zn और HCl जो दिया हुआ है ये अभिकारक है, इसमें ZnCl2 उत्पाद है और हाइड्रोजन भी इसमें उत्पाद है। ऐसे ही आपको लिखना है और ऐसे ही आंसर आपको देना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये उत्तर है आपका। नामांकित चित्र मैंने बना रखा है, यहाँ पे इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो नल से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गोबर प्लस पानी डाल दिया जाता है, जो कि यहाँ से होता हुआ, इसमें से होता हुआ ये जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पहुंच जाता है। ये कौन सी नली है, ये प्रवेश नली से होता हुआ जाता है। ये बायोगैस संयंत्र है और यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर फर्मेंटेशन चालू हो जाता है और गैसें बनती हैं। तो ये ऊपर की ओर उठने लगती है और ये डोम होता है, इससे बायोगैस को पाइप के द्वारा निकाल दिया जाता है, यहाँ से निकल जाती है और अपने काम में ले लिया जाता है। अब इसमें जो वेस्टेज बच गया है वो इधर से जो है इस नली के द्वारा, ये निकास नली है, इसके द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है और आउटलेट में रख दिया जाता है। और ये कंपोस्ट खाद की तरह होता है, बहुत ज्यादा इसमें मैन्योर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ये, किरण चित्र बनाइए जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो बच्चों ये लेंस बन गया है, इस लेंस में बच्चों ये बीचों बीच एक लाइन भी खींच दीजिएगा। इसमें मैंने ये लाइन खींच दी है जो कि इसके प्रकाशीय केंद्र O से होके जा रही है। ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया और ये समान दूरी पर F और ये 2F दिखाई दे रहे हैं, इधर भी F और 2F यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले प्रकाश किरण ये वस्तु रखी हुई है AB जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये पहली प्रकाश किरण आपको किधर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है। तो क्या होगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ये फोकस से होकर के जाती है। ये देखो यहाँ से फोकस से होती हुई जा रही दिखाई दे रही है आपको, ये चली गई। दूसरा क्या है, यहाँ से वस्तु से जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि कहां से, प्रकाशीय केंद्र से होकर के जा रही है और यहाँ से जाने के बाद सीधी चली जाती है, पीछे मुड़ करके नहीं देखती है। पीछे हम जब बढ़ाते हैं तो ये डॉटेड लाइन जा रही है आपकी और ये जा करके A' पर मिलती है। यहाँ A' लिखा हुआ है बच्चों और नीचे B' ये बन जाएगा, नीचे एरो खींच दीजिएगा ऐसा या मोमबत्ती बना दीजिएगा। तो ये आपका एक आभासी प्रतिबिंब बन गया है आपको। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना ये बताया हुआ है और इसी तरह आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन डायग्राम ध्यान रखना बच्चों प्रकार से इसको बनाना और अच्छा सा सुंदर सुव्यवस्थित बनाना, क्योंकि इसके नंबर ज्यादा हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। ये है दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न, 2 × 5 लिखा है बराबर 10, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे और 5-5 नंबर के होंगे, यानी बड़े क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 17 है, हैजा रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1, रोग कारक का नाम। तो यहाँ उत्तर है बच्चों, ये यहाँ उत्तर लिख रहे हैं। रोग कारक का नाम जो है वो विब्रियो कोलेरी यानी जीवाणु है, उसका नाम है ये। दूसरा आ रहा है रोग के 2 लक्षण लिखना, ये 2 नंबर का है। ये है लक्षण इसका। नंबर रोगी को सफेद पतले दस्त होते हैं
और नंबर ब है पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होती है। नंबर 3 की बात कर लीजिए, रोग से बचाव के 2 उपाय लिखिए, ये भी 2 नंबर का है, तो ये नंबर 3 पे उपाय चल रहा है। नंबर ताजा व स्वच्छ भोजन करें, संक्रमित भोजन ना करें। नंबर ब है रोगी व्यक्ति को जीवन रक्षक घोल यानी ORS बार बार देना चाहिए, जिससे उसमें पानी की कमी ना होने पाए और वो मरने ना पाए, नहीं तो बेचारा बीच में ही लुढ़क जाएगा, अपने जीवन लीला को समाप्त करके चल देगा। चलते हैं अगले में, फाइलेरिया क्या होता है, हाथी पांव। देखो ये प्रश्न है बच्चों, फाइलेरिया हाथी पांव रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो ये नंबर 1 है रोग कारक का नाम, 1 नंबर का है, तो उत्तर है यहाँ पे बच्चों रोग कारक का जो नाम है वो कृमि है, यानी वाउचेरिया बैक्राइप्टाई है, ये बैक्राइप्टाई करके है। लक्षण क्या है इसका बच्चों, यहाँ दिया है दूसरे नंबर पे, रोग के 2 लक्षण लिखिए, ये 2 नंबर का है। तो लक्षण में पहला नंबर रोगी को बुखार रहता है और खुजली होती है, ये 2 लक्षण हो गए। नंबर ब है पैर फूलकर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है, इसे हाथी पांव या फिल पांव भी कहते हैं। नंबर 3 देखिए रोग से बचाव के 2 उपाय लिखिए, ये भी 2 अंक का है। नंबर 3 में उपाय चल रहा है इसका, ये उपाय चल रहा है बच्चों, उपाय में क्या है, आ है इसमें दिया हुआ है मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए हमें। और अगला उपाय क्या है हमारे पास, वह है मच्छर उत्पन्न होने वाली जगहों पर मिट्टी का तेल, इंजन का तेल डालकर मच्छरों के अंडों, लार्वा तथा मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। जहां कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा वहां मिट्टी तेल या फिर आप लोग पेट्रोल या फिर अपने इंजन का कोई ऑयल है वो डाल दीजिए, ये बेचारे सारे के सारे स्वाहा हो जाएंगे और आप सुरक्षित हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है ये क्या कह रहा है, नीचे दिए चित्र में ABCD को नामांकित कीजिए तथा किसी एक का कार्य लिखना, किसी एक का कार्य लिखना। यहाँ देखो A लिखा हुआ है, ए पे जो दिखाई दे रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर बी पे यहाँ जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिख रहा है आपको बी पर, ये वाली चीज, ये क्या चीज है, आपका केंद्रक है, तो यहाँ पर आपका केंद्रक लिया हुआ बी पे। नंबर सी पे ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या चीज है, ये राइबोसोम है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप राइबोसोम। नंबर डी पे सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है ये आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली है, डी नंबर पे, तो इसको लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। अब माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का श्वसन केंद्र है, जहां भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहलाता है। यहाँ पर बच्चों हमेशा ऊर्जा एकत्र रहती है, शरीर को जब जरूरत पड़ती है, जिस भाग में जरूरत पड़ती है उस भाग में पहुंचा दी जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल में ABCD को नामांकित कीजिए तथा किसी एक का कार्य लिखिए। तो ये सबसे पहले ऊपर ये पूंछ सी दिखाई दे रही है आपको बनती हुई बच्चों, ये क्या है, नंबर 1 ये फ्लेजेलम है, ये फ्लेजेलम है। नंबर बी पे देखिए यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा बी नंबर, ये क्या है, कोशिका भित्ति बोलते हैं, बी नंबर पे कोशिका भित्ति है। अब सी नंबर ये जो अंदर की ओर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर सी नंबर दिखाई दे रहा है, ये कोशिका झिल्ली है बच्चों। और ये जो अंदर डी वाला दिखाई दे रहा है ये है DNA, डन DNA, यानी इसके संरचना जीवन की है, उसी से होती है, तो डी नंबर पे DNA है। अब बात करते हैं इसके कार्य विधि की, तो कोशिका भित्ति बाह्य आवरण बनाती है, केंद्र के चोटों को और केंद्र झिल्ली में होने के कर्ण अनुवांशिकी पदार्थ DNA कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, ये अनुवांशिकी गुणों के वाहन होते हैं, ये इसमें बेचारे सुलझ कर रह जाते हैं, अच्छी तरह से वितरण इसका नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 19 है, ये है दीर्घोत्तरीय सेकंड प्रश्न, 2 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, 12 नंबर का है पूरा। तो पहला प्रश्न लेके चल रहे हैं 19वां, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें कौन कौन सी हैं, वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बच्चों उत्तर लिखना है आपको। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती हैं। प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार
बढ़ती जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान पहले की तुलना में गर्म हो रहा है। इसी तरह से गैसों की मात्रा वृद्धि से दुनिया में निम्न संकट पैदा हो सकते हैं। चलो संकट की तरफ चलते हैं। पहले संकट की घड़ी में हम सबको याद कर लेते हैं। चलिए, पहला नंबर है पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है। नंबर 2, तूफान की गंभीरता यानी गंभीरता से बढ़ता है। नंबर 3, जंगलों में आग लग जाती है यानी कि लगना है उसका। नंबर 4 है हिमनद का पिघलना है। नंबर 5, समुद्री पाल स्तर बढ़ेगा यानी समुद्री का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। यहाँ पे जल कर दीजिए बच्चों। और अगला है आगे, ये है प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषित किस प्रकार होती है, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो ये बच्चों उत्तर है। चलिए उत्तर देखिए क्या कह रहा है। उद्योगों से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जितने उद्योग हैं सारे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले धुआं से क्या होता है, जितने धुआं हैं उनसे वायु प्रदूषण होता है तथा अपशिष्टों से जल प्रदूषण जैसी समस्याएं होती हैं। उद्योगों के हानिकारक प्रभाव को कम करने हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। क्या क्या प्रयास हैं देखते हैं बच्चों, उस प्रयास को हम जानते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, उद्योगों में चिमनी ऊंचाई पर बनाई यानी काफी ऊंचाई पर बनाई जानी चाहिए। नंबर 2, चिमनी में ऐसे यंत्र लगाए जाने चाहिए जो धुओं को कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित करें। नंबर 3 की बात करो, अपशिष्टों के निपटान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्टों को सीधे नदी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए यानी इनके निपटानों की जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्टों को सीधे नदी नालों में डालने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ये डालने वाली प्रक्रिया जब गवर्नमेंट ही करने लगे तो किस पे कार्रवाई करेंगे और किस पे नहीं करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 20 हमारा, अपने साला में बागवानी में चने की फसल के लिए आप कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे, उन कृषि क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये बच्चों उत्तर है इसका। क्या है उत्तर, साला की बागवानी में चने की फसल प्राप्त करने के लिए हम निम्न क्रियाएं करेंगे। नंबर पहला क्या है, भूमि का चयन करेंगे, सबसे पहले भूमि चुनेंगे। नंबर 2, भूमि की तैयारी करेंगे, मतलब उसकी कुड़ाई उड़ाई कर देंगे, जुताई कर देंगे। नंबर 3, बीजों का चयन करेंगे, अच्छे उन्नत किस्म के बीज लगाएंगे। नंबर 4, बीजों का उपचार करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे जिससे वो काफी लंबे समय तक चलें और अच्छी क्वालिटी के बने। नंबर 5, बीजों की बुवाई करेंगे। फिर नंबर 6 पे खाद देना होगा। नंबर 7 पे सिंचाई करनी होगी। नंबर 8 पे फिर निराई करनी होगी या निदाई करनी होगी। नंबर 9 पे फसल का संरक्षण करेंगे। नंबर 10 पे फसल की कटाई करेंगे। नंबर 11 पे है फसल की गहराई करेंगे और नंबर 12 पे भंडारण करेंगे, जहां पर भी है फसल को काट लिया गया घर में उसको ला करके रखने की प्रक्रिया करेंगे, गोदाम वगैरह में। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका, अपने साला की बागवानी के लिए आपको खाद तैयार करना है, खाद बनाने हेतु क्या प्रक्रिया करेंगे, उल्लेख कीजिए। तो ये आपका उत्तर है। कौन सी बागवानी करने जा रहे हैं देख लेते हैं बच्चों। विद्यालय की बागवानी के लिए खाद बनाने की प्रक्रिया में कंपोस्ट खाद का निर्माण करेंगे, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या है प्रक्रिया बच्चों, यह है साला में खाली जगह पर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाकर उसमें आसपास के सड़ने वाले गले कचरे जैसे कागज के टुकड़े, पेड़ पौधे की टहनियां, पत्तियां, फलों व सब्जियों के छिलके, मध्याह्न भोजन से बचा खाना आदि को प्रतिदिन डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा बच्चों, सड़ने की क्रिया चालू हो जाएगी। जब वह जमीन में 50-60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा तो उसमें गोबर व पानी का मिश्रण बनाकर डालेंगे। फिर मिट्टी में से ढककर गोबर से लीप देंगे। जब खाद तैयार होगा तो ऊपर से मिट्टी का लेप धंस जाएगा और अंदर काला भूरा भूरा पदार्थ प्राप्त होगा। यही कंपोस्ट खाद है जिसे विद्यालय की बागवानी में डालेंगे और ये बहुत ही काम आता है हमारे पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए। इसी के साथ ये आज का जो है पेपर समाप्त हो रहा है बच्चों।
और आशा करता हूं आपको अच्छा लगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।